चलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डिले हो गया। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर शो दैनिक पाठशाला। हम इस दैनिक पाठशाला शो में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। मैंने बताया था रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट एंड दूसरा होता है डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट जिसको वेज कंस्ट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला कंस्ट्रेंट हमने पढ़ लिया पिछली दो क्लास में, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट जिसका दूसरा नाम वेज कंस्ट्रेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज डबल rigid body constraint। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीआरसी और बुक्स में इसको बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट के नाम से। इस नाम से भी बोला जाता है वेज कंस्ट्रेंट। तो डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट हम कब यूज करेंगे? जब मुझे ऐसी दो बॉडीज के मोशन पैरामीटर्स में रिलेशन निकालना है जो आपस में स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। यदि स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है तब तो मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, यदि उनके डिस्प्लेसमेंट में या वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा? डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट यूज करूंगा। ठीक है, सो डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट कब यूज करेंगे? क्या बोलूंगा मैं? डीआरसी वेयर we have to find out the relation in between the motion parameters of two different bodies which are in physical contact to each other। Then we should always use डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। ठीक है, जब भी मुझे ऐसी दो बॉडीज के मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में, जैसे ये और ये दोनों जैसे फिजिकल कांटेक्ट में, डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में है, यदि मुझे उनके मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है तो मैं डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट यूज करूं। ठीक है, अब ये कंस्ट्रेंट क्या बोलता है उसके बात करें। तो ये कंस्ट्रेंट बोलता है कि दो बॉडी यदि आपस में कांटेक्ट में और वो चाहती है कि पूरे मोशन के दौरान वो दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहे, कांटेक्ट लूज ना करे, तो क्या होना चाहिए? तो बोला उन दोनों का आपस का जो कॉमन नॉर्मल है। कॉमन नॉर्मल का मतलब जैसे मैं बोलूं, ध्यान से देखिएगा, ये एक ब्लॉक है, बॉडी है ए, इसके साथ कांटेक्ट में है ये बॉडी बी। ठीक है, और ए के साथ एक और बॉडी कांटेक्ट में है, ये है बॉडी सी। तो ए और बी का, बॉडी ए और बॉडी बी का ये है कॉमन सरफेस, ये वाला, और कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल। क्योंकि इन दोनों एक दूसरे पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगी वो इस सरफेस के, जो कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
तो दिस इज कॉमन नॉर्मल ऑफ किसका है, ए एंड बी। ए और सी का कॉमन नॉर्मल क्या होगा, ये ए और सी का कॉमन सरफेस है, दिस इज द कॉमन सरफेस ऑफ ए एंड सी। तो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये हो गया कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड सी, दिस इज द कॉमन नॉर्मल किसका, ऑफ ए एंड सी। तो ये क्या बोल रहा है, यदि बॉडी ए और बॉडी बी को ये चाहती है कि हमेशा ये दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रहे, तो इन दोनों का ये जो कॉमन नॉर्मल है ए और बी का, इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। आप खुद देखो, यदि इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग बी अलग वेलोसिटी से जाए और ए अलग वेलोसिटी से जाए, मान लो बी का वेलोसिटी इधर है 5 और ए का है 3, तो बी ज्यादा चलेगा ए कम चलेगा, तो दोनों का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। या बी इधर जा रहा है 5 से और ए इधर जा रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, तब भी दोनों का कांटेक्ट लूज हो जाएगा। यदि इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रहना है, ए और बी को कांटेक्ट में रहना है, तो इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जितना बी चलता है उतना ही ए को भी चलना चाहिए, तभी दोनों के बीच का कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट है ये मेंटेन रहेगा। यदि ए और सी को आपस में कांटेक्ट में रहना है, तो इन दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए इस डायरेक्शन में। आप खुद देखो, खुद देखना, ये जो है मैंने बोल दिया चलो ये मोबाइल या ये मार्कर ले लो, ये मार्कर इस बोर्ड के साथ अभी फिजिकल कांटेक्ट में है। इस डिजिटल बोर्ड का तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब जीरो है, लेकिन मार्कर का तो जीरो नहीं है, मार्कर तो चल रहा है। फिर भी देखो ये मार्कर इस डिजिटल बोर्ड के साथ हमेशा कांटेक्ट में है पूरे मोशन के दौरान। क्यों? दोनों का तो वेलोसिटी अलग अलग है, डिजिटल बोर्ड का वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मार्कर का वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है। मार्कर की वेलोसिटी है 10 और डिजिटल बोर्ड का वेलोसिटी है 0, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, फिर भी दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है पूरे मोशन के दौरान। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, मार्कर और डिजिटल बोर्ड का कॉमन नॉर्मल क्या होगा, ये वाला, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया इन दोनों का कॉमन नॉर्मल। तो इस डायरेक्शन में दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जब मार्कर ऐसे चल रहा है तो दोनों का वेलोसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि बोर्ड का वेलोसिटी कितना है, 0, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग भी 0 होगा, और मार्कर का तो सारा का सारा वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे। तो इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो ये था, इसके अलोंग इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं तो कितना कंपोनेंट आएगा, 0, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ये लाइन इसकी वेलोसिटी से, और हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का उससे 90 डिग्री एंगल पे कंपोनेंट कितना होता है, 0 होता है। तो इन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम है, भले ही दोनों का नेट वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन मार्कर और इसका बोर्ड का जो कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम है। दैट्स वाई ये दोनों पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में। जैसे मेरा हाथ, ये दोनों हाथ देखो आपस में फिजिकल कांटेक्ट में, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल हो जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों की कॉमन सरफेस और कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जो कॉमन सरफेस था इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है, ये हो गया कॉमन नॉर्मल। तो मेरे दोनों हाथ अब जरा देखो, दोनों हाथ यदि इस कॉमन नॉर्मल, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग दोनों का वेलोसिटी यदि अलग अलग हुआ, दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है इसके अलोंग दोनों का वेलोसिटी यदि अलग अलग हुआ, तो दोनों के बीच का कांटेक्ट लूज हो जाएगा। कैसे? ये वाला हाथ यदि 5 मीटर पर सेकंड से जाए और ये 3 मीटर पर सेकंड से जाए, तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, ये 3 मीटर चल रहा है, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। या ये इधर जाए और ये इधर जाए, तब भी कांटेक्ट खत्म हो गया। इन दोनों को यदि आपस में कांटेक्ट में रहना है, तो दोनों को इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। यदि ये हाथ इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए, तभी दोनों का कांटेक्ट लूज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में अभी सेपरेशन कितना है, 0। तो यदि मैं चाहता हूं कि इनके बीच का सेपरेशन 0 है, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में है तो सेपरेशन 0 है, और मैं चाहता हूं इनके बीच का सेपरेशन यदि 0 है और वो 0 ही बना रहे, तो सेपरेशन के अलोंग जो लाइन है, जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसका लेंथ अभी 0 है, तो मैं चाहता हूं वो 0 ही बना रहे, क्योंकि सेपरेशन अभी कैसे क्या होगा, सेपरेशन अभी इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये होगा। तो सेपरेशन एक्चुअल में क्या है, इन दोनों की जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है वही तो सेपरेशन है। यदि मैं चाहता हूं इन दोनों के हाथ के बीच का सेपरेशन इतना रहे, तो इस मार्कर के लेंथ के अलोंग दोनों का वेलोसिटी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूं इनके बीच का सेपरेशन 0 है, कॉन्टेक्ट में तो 0 है, और मैं चाहता हूं सेपरेशन 0 ही रहे, मतलब इनके बीच का कॉन्टेक्ट बना रहे, तो इस सेपरेशन वाली लाइन के अलोंग इनका मोशन पैरामीटर सेम होना पड़ेगा, जो हमने सिंगल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में पढ़ा था वैसे ही। वहां पे उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग थी सेपरेशन,
दो पार्टिकल यदि अलग अलग है तो उन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग थी वो उनके बीच का सेपरेशन था। तो सेपरेशन वाली लाइन के अलोंग यदि आप वो सेपरेशन मेंटेन रखना चाहते थे तो सेपरेशन वाली लाइन के अलोंग उनका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या करना था, सेम। ऐसे ही यदि दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में और आप चाहते हैं कि पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रहे तो इनके बीच का सेपरेशन मेंटेन करना है, जो कि कितना है, 0, क्योंकि कांटेक्ट में तो सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 0 है। और आप चाहती हो इनके बीच का सेपरेशन 0 है तो इन दोनों के सेपरेशन के अलोंग वाली लाइन, जो कि क्या हो गया, इनका जो कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, उस डायरेक्शन में दोनों का मोशन पैरामीटर सेम होना चाहिए। आप जमीन पे एक ब्लॉक चला के देखो, जमीन रुका हुआ है, ब्लॉक चल रहा है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, फिर भी दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, जमीन का और ब्लॉक का जो कॉमन नॉर्मल है, उस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। क्यों? क्योंकि जमीन का तो नेट वेलोसिटी 0 है, नेट एक्सेलरेशन 0 है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसका तो हर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 आएगा। और ब्लॉक जमीन पे, जमीन की सरफेस के अलोंग चल रहा है, उसका सारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जमीन की सरफेस के अलोंग ही है जब जमीन पे चल रहा है। तो जमीन और बॉक्स का जो कॉमन नॉर्मल है वो ये था, जमीन के सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं उन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो 0 आएगा। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट करूं ब्लॉक का कॉमन नॉर्मल के अलोंग 0 ही आएगा। एक्सेलरेशन देखो कॉमन नॉर्मल के अलोंग 0 आएगा। तो दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए दोनों हमेशा पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में, भले ही दोनों का नेट वेलोसिटी अलग अलग है, ग्राउंड का 0 है, ब्लॉक का नॉन 0 है। समझ में आ रहा है? तो ये डीआरसी क्या बोलता है, ये डीआरसी बोलता है, क्या बोलता है, इफ टू रिजिड बॉडीज, या टू बॉडीज कर लो, तो ये क्या बोलता है, इफ टू बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट and wants to remain in physical contact during their whole motion, यदि बोला दो रिजिड बॉडीज या कुछ भी बोल दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में है एंड वांट्स टू रिमेन इन फिजिकल कांटेक्ट ड्यूरिंग देयर होल मोशन, तो क्या करना पड़ेगा, देन दे मस्ट सैटिस्फाई ए कंस्ट्रेंट, क्या, सच दैट their motion parameters मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सारे के सारे मोशन पैरामीटर तीनों मस्ट बी सेम का मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मस्ट बी सेम, किधर, ओवरऑल नहीं, किधर, अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, उन दोनों का आपस का जो कॉमन नॉर्मल था उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, किधर, उन दोनों के कॉमन नॉर्मल के अलोंग। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये ग्राउंड है और एक ये ब्लॉक है एम मास का, मैंने बोला ये ब्लॉक इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आप खुद देखो ग्राउंड और ब्लॉक का नेट वेलोसिटी अलग अलग है, ग्राउंड का 0 है, ब्लॉक का 10 है, फिर भी पूरे मोशन के दौरान ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि ब्लॉक एंड ग्राउंड का जो कॉमन नॉर्मल है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम है। ग्राउंड का तो 0 है, क्योंकि नेट 0 है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट भी 0 आएगा,
और ब्लॉक की वेलोसिटी का इस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, ब्लॉक एंड ग्राउंड का कॉमन नॉर्मल, क्योंकि ब्लॉक एंड ग्राउंड का ये कॉमन सरफेस है और कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। तो ब्लॉक एंड ग्राउंड के कॉमन नॉर्मल के अलोंग ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट को रो उसका भी 0 आ रहा है। दैट्स व्हाई ब्लॉक एंड ग्राउंड पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूं, ये ग्राउंड है और मैंने बोला ये ब्लॉक है m मास का, ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, अभी भी दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन अभी ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऐसे है। आप खुद बताओ, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा और आप उसको ऐसे चलाओगे तो ग्राउंड के साथ तुरंत अपना कांटेक्ट लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक एंड ग्राउंड का जो कॉमन नॉर्मल है, ये इनका कॉमन सरफेस है और कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होता है उसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। इस डायरेक्शन में ग्राउंड की तो वेलोसिटी 0 है क्योंकि ग्राउंड की तो नेट वेलोसिटी 0 है, लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में ब्लॉक के पास वेलोसिटी आ गई, ग्राउंड के पास वेलोसिटी नहीं है। दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है ब्लॉक एंड ग्राउंड का, उस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ब्लॉक के पास तो वेलोसिटी आ गया, ब्लॉक तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ऊपर जा रहा है और ग्राउंड के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ग्राउंड वही है, तो दोनों के बीच का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है राजा? कोई भी दो बॉडीज को यदि आप चाहते हो कि पूरे मोशन के दौरान वो फिजिकल कांटेक्ट में रहे एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए उनको क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उनको एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उन दोनों का जो आपस का कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों की वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। सेम मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्लियर? तभी वो दोनों पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रह सकते। तो यदि मैं यहां से बोलूं कि इफ, यदि आपको कोई बोल दे इफ टू रिजिड बॉडीज A and B are in physical contact to each other during their motion, यदि कोई आपको ऐसा बोल दे कि दो बॉडी है A और B, वो अपने पूरे मोशन के दौरान एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, या आपको ऐसा फील हो जाए, तो आप 100% बोलोगे कि दोनों बॉडी A और B हैं, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, एक DRC सेटिस्फाई कर रही है। तब आप बोलोगे देन फ्रॉम DRC ये दोनों 100% ये डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है इन बिटवीन A एंड B। इस सिचुएशन में यदि आपको A और B के मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है तो आप सीधा DRC लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो रिजिड बॉडी आपको बोल दिया कि अपने पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में है, तो 100% तभी कांटेक्ट में रह सकते हैं जब इन दोनों का जो कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के लोग दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का वेलोसिटी, दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम हो विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे कि A और B एक कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रेंट? कि जितने भी A के मोशन पैरामीटर है, ऑल द मोशन पैरामीटर्स ऑफ A किधर अलोंग कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल को मैं CN लिख देता हूं, CN का मतलब कॉमन नॉर्मल ऑफ A एंड B मस्ट बी इक्वल टू all the motion parameters of body B किधर along the CN का मतलब कॉमन नॉर्मल ऑफ A एंड B। A और B के कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग A और B के मोशन पैरामीटर सेम होने चाहिए। मोशन पैरामीटर मतलब सारे। अब आपको डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ A किधर along common normal of A and B must be equal to displacement of B किधर along common normal of A and B। आपको वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो आप वेलोसिटी के लिए बोल दो कि वेलोसिटी ऑफ A along common normal of A and B must be equal to velocity of B along common normal of A and B। आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए तो आप एक्सेलरेशन के लिए बोल दो कि एक्सेलरेशन ऑफ A along
common normal of A and B must be equal to acceleration of B along common normal of A and B। मतलब A और B के कॉमन नॉर्मल के लोग A और B का डिस्प्लेसमेंट, A और B का वेलोसिटी, A और B का एक्सेलरेशन तीनों सेम होंगे यदि A और B को हमेशा पूरे मोशन के दौरान एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में रहना है तो उनको एक कंस्ट्रेंट, उनके मोशन पैरामीटर को एक कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो काइंडली एक बार यस बोल दीजिए ताकि मैं आगे प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकूं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल सो दैट ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स इस पे जुड़ सके और हमें पढ़ाने का कोई मोटिवेशन मिल सके। सो यदि आपको समझ में आया ये बात तो यस लिखिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए तब हम आगे बढ़ जाते हैं। तब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलिए भाई थ्योरी खत्म, इसकी क्वेश्चंस करते हैं। चलो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ध्यान से, मैंने बोला एक वेज है जिसका नाम दे दिया बी, इसके ऊपर एक नाइफ बोल दो या ब्लॉक बोल दो, कुछ भी बोल दो, इस तरह से रखा हो। ध्यान से, इस ब्लॉक का सरफेस है ये ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक ए या नाइफ बोल दो और ये वेज बी। मैंने बोल दिया वेज बी इधर जा रही है, वेज बी का एक्सेलरेशन है ए बी और ये एंगल मैंने बोल दिया 37 डिग्री। और मैंने बोला ब्लॉक ए ऐसे जा रहा है नीचे, ऐसे ब्लॉक ए ऐसे जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका एक्सेलरेशन है ए। ये ऐसे जा रहा है, ब्लॉक ए ऐसे जा रहा है और मैं बोल रहा हूं ए और बी पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ ब्लॉक ए एंड वेज बी रिमेन इन कांटेक्ट during their whole motion remain in contact to each other during their whole motion and moving with acceleration AA and AB as shown in figure, then find out the relation in between acceleration of A and B। जो ब्लॉक ए और वेज बी का जो एक्सेलरेशन है ए और ए बी, आपको उसमें रिलेशन पूछा है क्या होगा। यदि बी ऐसे जा रहा है, ए ऐसे जा रहा है और बोल दिया पूरे मोशन के दौरान ये एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको ए और ए बी में रिलेशन चाहिए। तो बिकॉज हमें क्या चाहिए, ब्लॉक ए और वेज बी के एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी सिस्टम में जो पार्टिकल्स है या जो ऑब्जेक्ट्स है, यदि उनके मोशन पैरामीटर में आपको रिलेशन निकालना है तो आप किसको याद करोगे, कंस्ट्रेंट को। अब कंस्ट्रेंट दो तरह के होते हैं, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को हम तब याद करेंगे जब सिस्टम में स्ट्रिंग्स हो। यहां पे तो कोई स्ट्रिंग्स नहीं है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का तो बात ही नहीं आएगा। तो किसको याद करेंगे, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट को। रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट में भी दो तरह के होते हैं, एसआरसी और डीआरसी।
एसआरसी को तब याद करेंगे जब पूरे सिस्टम में एक ही रिजिड बॉडी हो और कोई दो पार्टिकल जिनके मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है वो एक ही रिजिड बॉडी में बिलोंग कर रहे हो, तब उन दोनों के मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालने के लिए मैं एसआरसी को याद करूंगा। लेकिन यहां पे तो एक रिजिड बॉडी नहीं है, दो अलग अलग रिजिड बॉडी है। तो दो अलग अलग रिजिड बॉडी यदि एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में है और आपको उनके मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, वो डीआरसी। तो आप क्या करोगे, ए और बी के बीच में सीधा क्या अप्लाई करोगे, डीआरसी। तो आप बोलोगे डीआरसी इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सीधा डीआरसी लगाओगे। आपको किसमें रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन में। तो डीआरसी क्या बोलेगा, डीआरसी बोलेगा कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि ए और बी के बीच में लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। बोला ए और बी का आपस का जो कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ए और बी का कॉमन नॉर्मल क्या है, ये है क्या ना, ये वाला वर्टिकल वाला लाइन तो बी और ग्राउंड का कॉमन नॉर्मल है। मुझे किसके कॉमन नॉर्मल के अलोंग देखना है, ए और बी का कॉमन नॉर्मल। तो ए और बी का कॉमन नॉर्मल क्या होगा, ए और बी का ये वाला सरफेस कॉमन है, दिस। तो इस कॉमन सरफेस ए और बी की जो सरफेस आपस में शेयर हो रही है, उस सरफेस को बोलेंगे ए और बी का कॉमन सरफेस। और कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो होगा उस कॉमन सरफेस के का कॉमन नॉर्मल। तो ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल है वो किधर होगा, वो होगा इधर। दिस इज द कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी, जो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में ए और बी का जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू डीआरसी। तो इस डायरेक्शन में ना तो ए का एक्सेलरेशन दे रखा है ना बी का दे रखा है, लेकिन हमें तो इस डायरेक्शन में ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है और इक्वेट करना है। क्योंकि यदि ए और बी फिजिकल कांटेक्ट में है तो डीआरसी के हिसाब से 100% इन दोनों का आपस का जो कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के लोग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन निकाल देना है और उसको इक्वेट कर देना है। तो निकालते हैं भाई। तो निकालने के लिए सबसे पहले यदि हम बात करें ए का, तो ए है ये, दिस इज ओवर ए। दिस इज ओवर ए। ए है ऐसा, ए और बी का ये कॉमन सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है कॉमन सरफेस के, ये है कॉमन नॉर्मल। ए का एक्सेलरेशन कैसे दे रखा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ए का एक्सेलरेशन दे रखा है ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड। हम वेक्टर में सीखे हैं कि किसी भी वेक्टर को बिना उसका ओरिएंटेशन चेंज किए कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। यदि कोई वेक्टर यहां है, उसको यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पे भी शिफ्ट कर सकता हूं बिना डायरेक्शन को चेंज किए। तो मैंने क्या किया, ए का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड था तो दिखा दिया, ऐसे ही तो था। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए। एंड ये था कॉमन नॉर्मल किसका, ए और बी का, कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। मुझे इस डायरेक्शन में ए का एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो ए का कंपोनेंट इस कॉमन नॉर्मल के लोग ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा उसके एक्यूट एंगल पे ही होता है। तो किधर होगा कंपोनेंट, कंपोनेंट होगा नीचे इधर। अब ये कंपोनेंट के लिए मुझे एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना दे रखा था, ये वाला एंगल, ये ए वाला, ये सरफेस तो यही है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 37। तो इस 37 को एक बार मैं थीटा बोल देता हूं, ये थीटा है। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हो गया 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला चीज। और ये वाला चीज जो है ये पूरा 90 है, ये थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो ए का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग ए का एक्सेलरेशन आया नीचे की तरफ, इधर कितना है ए का एक्सेलरेशन, ए कोस थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, ए कोस थीटा, और कॉमन नॉर्मल में नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो बी का भी अब देखते हैं। तो बी का बात करें तो बी आपका ये है, दिस इज योर बी, दिस इज बी। ये ए और बी का कॉमन सरफेस था और इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर पे ये है कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। बी का भी इस डायरेक्शन में इस लाइन कॉमन नॉर्मल के लोग एक्सेलरेशन निकालना है। बी का एक्सेलरेशन कैसे दे रखा है, बी का एक्सेलरेशन दे रखा है ऐसे, ए बी हॉरिजॉन्टल, लेकिन चाहिए मुझे इस कॉमन नॉर्मल के लोग, तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट। अब इसका कंपोनेंट ऊपर तो हो नहीं सकता है कॉमन नॉर्मल के लोग, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं ए बी ऊपर वाली लाइन के साथ, तो किधर होगा, नीचे ही होगा। और नीचे होना भी पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन भी सेम होना है।
तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, नीचे होगा। नीचे होगा, होगा कितना हो जाएगा? अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, यहां पे हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो यहां पे भी थीटा, तो ये थीटा। ये कितना था 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ए बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए बी के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहे, तो कितना होगा ए बी साइन थीटा। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ए का एक्सेलरेशन आया ए कॉस थीटा नीचे की तरफ, और बी का कितना आया, बी का आया ए बी साइन थीटा। ये आया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है। ए का ए कॉस थीटा और बी का कितना आया ए बी साइन थीटा। थीटा कितना है 37, तो cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5 इज इक्वल टू ए बी साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ये ए और बी के एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया कि ए के एक्सेलरेशन का 4 गुना बी के एक्सेलरेशन के 3 गुना के बराबर। यदि बी ऐसे जा रहा है और ए ऐसे जा रहा है, ए का एक्सेलरेशन ऐसे ए और बी का एक्सेलरेशन ऐसे ए बी है, और बोला ए और बी हमेशा पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रहते हैं, तो ए के एक्सेलरेशन और बी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा कि 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया है तो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला ठीक है, ये एक वॉल है, ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये है ए और ये है बी। मैंने क्या किया, एक के ऊपर इधर फोर्स लगाया ऐसे, ए को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूं एफ फोर्स। तो ए को जब मैं फोर्स से कंप्रेस करूंगा तो ए क्या करेगा, बी को कंप्रेस करेगा, लेकिन बी के पास तो आगे जाने की जगह ही नहीं क्योंकि वॉल है, तो बी किधर जाएगा, सबको पता है किधर जाएगा। यदि ए बी को कंप्रेस करेगा तो बी के पास ए बी को ऐसे कंप्रेस कर रहा है ना, परपेंडिकुलरली कंप्रेस होता है सरफेस से, तो बी के पास दो ऑप्शन है, या तो इधर जाए या फिर किधर जाए, ऊपर जाए, क्योंकि ये इसको कंप्रेस करेगा और हम दिख रहे हैं इस सरफेस का मतलब कंप्रेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे कंप्रेस करेगा। तो ए बी पे ऐसे फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स, तो उसका एक कंपोनेंट ही आएगा, एक कंपोनेंट ही आएगा। इस कंपोनेंट के कारण तो बी आगे जा नहीं पाएगा, आगे वॉल है, तो किधर जाएगा बी, ऊपर जाएगा। तो बी का एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। और ए किधर जाएगा, ए का एक्सेलरेशन होगा इधर, ए इधर जाएगा तो बी ऊपर जाएगा। ये एंगल मैंने दे दिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट रिलेशन इन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। मेरा क्वेश्चन है ए और बी के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ। तो यदि मुझे ए और बी के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है तो मुझे कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। अब कंस्ट्रेंट में ऑब्वियसली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो लगाऊंगा नहीं, स्ट्रिंग तो है नहीं, तो क्या लगाऊंगा, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। अब रिजिड बॉडी में भी दो होते हैं, एसआरसी और डीआरसी। एसआरसी तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी तो है नहीं, दो रिजिड बॉडी है ए और बी, तो क्या लगाऊंगा, डीआरसी लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ए और बी के बीच में क्या लगाऊंगा, डीआरसी।
पूरे मोशन के दौरान ए और बी कांटेक्ट में भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि बी जो मूव कर रहा है, यदि बताओ ए को मैं इधर खिसका लूं, इधर लेफ्ट साइड में ए को ले जाऊं, तो क्या बी चलेगा? नहीं। बी तब चलेगा जब ए बी को कंप्रेस करे। तो यदि बी का एक्सेलरेशन है ए बी, तो बी के पास एक्सेलरेशन तभी रहेगा जब ए बी को कंप्रेस करे। तो इसके लिए ए को बी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में होना ही पड़ेगा। तो ए और बी पूरे मोशन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे, तभी तो बी चलेगा, वरना ए को इधर खींच लो, बी यही पड़ा रहेगा। तो मुझे ए और बी के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, तो सीधा सीधा क्या लगाऊं उनके बीच में? डीआरसी। मैं लगाऊंगा डीआरसी इन बिटवीन ए एंड बी। क्या बोलेगा डीआरसी? सिंपल सी, मुझे एक्सेलरेशन में रिलेशन है तो क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए किधर? अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का आपस का जो कॉमन नॉर्मल है, उस कॉमन नॉर्मल के लोग इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ए और बी का कॉमन नॉर्मल कौन सा होगा? ए और बी की सरफेस कॉमन कौन सी है? ये है? नहीं, ये तो ए और ग्राउंड की है। ये है? नहीं, ये बी और ग्राउंड की है। ये है क्या? नहीं, ये बी और वाल की है। कौन सी है? ये वाली। ये ए की भी सरफेस है और बी की भी सरफेस है, तो ये ए और बी की कॉमन सरफेस है। तो इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये हो गया कॉमन नॉर्मल। तो दिस इज कॉमन नॉर्मल किसका? ऑफ ए एंड बी। तो बस इस कॉमन नॉर्मल के लोग मुझे ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना और इक्वेट करना है। तो निकालते हैं। ए का एक्सेलरेशन कैसे दे रखा है? हॉरिजॉन्टली। तो इधर दिखा देते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऐसे ही तो था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन मुझे चाहिए किधर? ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, इस लाइन के लोग चाहिए, क्योंकि इसी डायरेक्शन में दोनों का बराबर होगा यदि दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में रहना है अकॉर्डिंग टू डीआरसी। तो ए का एक्सेलरेशन चाहिए इस लाइन के लोग, तो क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट। तो ए के एक्सेलरेशन का इस कॉमन नॉर्मल के लोग कंपोनेंट नीचे तो आ नहीं सकता, क्योंकि नीचे तो ये वाला डायरेक्शन तो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ए के साथ, तो किधर आएगा? ऊपर ही आएगा। तो इसका कंपोनेंट ऊपर ही आएगा इधर। तो कितना हो जाएगा? ये एंगल यदि आपका 60 है तो थीटा मान लो इसको, दिस इज थीटा। ये थीटा है ये वाला, तो जेड शेप में एंगल बराबर होते हैं, ये भी थीटा होगा, है ना? ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ए का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो ए का एक्सेलरेशन आ गया ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग ए साइन थीटा। बी का बात करें तो बी का एक्सेलरेशन कैसे है? बी का एक्सेलरेशन ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ए बी। बी का भी चाहिए मुझे ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, तो इसका भी कंपोनेंट इधर ही आएगा, नीचे तो आ नहीं सकता, ऑब्ट्यूज एंगल एक्यूट एंगल पे आएगा। ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, क्योंकि ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा। तो बी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया कॉमन नॉर्मल के लोग। ए का एक्सेलरेशन कितना आया? ए साइन थीटा। बी का कितना आ गया? ए बी कॉस थीटा। तो रिलेशन आ गया। ए थीटा कितना है? 60, साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना है? 60, कॉस 60 का वैल्यू हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो रिलेशन क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए। मतलब बी का एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन का √3 टाइम्स होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, जब दो रिजिड बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है और आपको उन दोनों रिजिड बॉडी के मोशन पैरामीटर में रिलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों का आपस का जो कॉमन नॉर्मल है उस कॉमन नॉर्मल के लोग दोनों का मोशन पैरामीटर निकाल के इक्वेट कर दो। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है तो यस लिखो ताकि मैं आगे बढ़ूं। कमेंट सेक्शन में यस लिखो फटाफट, तो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। आप जितना देर करोगे उतना देर मैं रुकूंगा। क्लास का टाइमिंग फिक्स है, क्लास तो मैं 6 बजे बंद कर दूंगा। ठीक है, यस आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। फिर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, मैंने बोला आपको
एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैंने बोला ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ब्लॉक, ये वेज बी है और एक ब्लॉक है ए। ध्यान से मैंने बोला ये एंगल आपका है 53 डिग्री। कितना है? 53 डिग्री। चलो 53 नहीं देता हूं मैं ये एंगल, इसको मिटाने के लिए छोटा कुछ नहीं है क्या? इरेजर कौन सा? ये ऐसे मिट जाएगा? हाँ मिट जाएगा। ये एंगल मैंने दे दिया 37 डिग्री। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये वेज बी है, ये ब्लॉक ए है। मैंने बोला कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 15 i कैप प्लस 15 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट acceleration of wedge B if it is given, क्या कि wedge B will remain in contact with both block A and ground during its whole motion। बोला है कि वेज बी जो है ये अपने पूरे मोशन के दौरान ग्राउंड के साथ और ब्लॉक ए के साथ, दोनों के साथ अपना कांटेक्ट मेंटेन रखती है। ब्लॉक ए इतने से जा रहा है तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन ए 5i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2i कैप, या ऑप्शन बी मैंने दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया 5i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी दे दिया -5i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी दे दिया -5i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने ऑप्शन दे दी। ठीक है, जगह नहीं है ऑप्शंस को एक बार मिटा देता हूं, ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। ऑप्शन मैंने ऐसे ही दिए कुछ समझाने के लिए। मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए का एक्सेलरेशन क्या बोला है? 15i कैप प्लस 15j कैप। 15i कैप का मतलब इधर, 15j कैप का मतलब ऊपर। ए का एक्सेलरेशन ऐसे है, 2 डायमेंशनल एक्सेलरेशन है ए का, है ना, ऐसे। तो बोला बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? कंडीशन क्या दिया कि जो वेज बी है वो अपने पूरे मोशन के दौरान दो चीजों के साथ कांटेक्ट में रहेगी, ग्राउंड के साथ भी और ए के साथ भी। अब आप खुद बताओ
यदि वेज बी को ग्राउंड के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है, ग्राउंड के साथ, तो वेज बी के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वेज बी कंप्लीट रेस्ट में रहे, या फिर वेज बी कैसे चले, वेज बी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले। क्यों? क्योंकि वेज बी और ग्राउंड का जो कॉमन नॉर्मल है, जो कि वर्टिकल लाइन है, वेज बी और ग्राउंड का कॉमन नॉर्मल है ये, इस कॉमन नॉर्मल के लोग वेज बी और ग्राउंड का एक्सेलेरेशन सेम होना चाहिए। ग्राउंड का तो एक्सेलेरेशन 0 है सभी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी 0 होगा, तो वेज बी का भी इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होना पड़ेगा, तभी वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा। मतलब वेज बी का वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होना पड़ेगा, तभी वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन ही तो वेज बी और ग्राउंड का कॉमन नॉर्मल है। ग्राउंड का 0 तो वेज बी का भी 0, तो वेज बी का वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 दो ही केस में हो सकता है, या तो वेज बी का नेट एक्सेलेरेशन 0, या फिर वेज बी का एक्सेलेरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता है कि उसका वाई में कंपोनेंट 0 आ जाए। तो जो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन था, जिसमें वेज बी का एक्सेलेरेशन में जे कैप भी दिखा रखा था, देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो मैंने बोला था, वो दोनों ऑप्शन तो गलत है। तो वेज बी का एक्सेलेरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो सकता है यदि इसको ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहना है। तो मैं सबसे पहले बोलूं कंडीशन नंबर 1 कि इफ वेज बी wants to remain in contact with ground, then acceleration of wave B must be क्या होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में कुछ भी हो, एक्स में 0 होगा तब भी चलेगा और एक्स में कुछ नन 0 होगा तब भी चलेगा। एक्सेलेरेशन ऑफ वेज बी क्या होना चाहिए, मैं बोल सकता हूं क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि क्या होना चाहिए, प्लस माइनस ए नोट आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। मतलब वेज बी का एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ आई कैप में होना चाहिए, या तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप। ये बात समझ में आ रहा है कि वेज बी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो वेज बी का एक्सेलेरेशन या तो प्लस आई कैप में होना चाहिए या माइनस आई कैप। यदि वाई डायरेक्शन में वेज बी का एक्सेलेरेशन हो गया तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट लूज कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें समझ में आ गया कि एक्सेलेरेशन ऑफ वेज बी ग्राउंड के साथ यदि इसका डी आर से लगाते हैं तो ये आया प्लस माइनस ए नोट आई कैप। अब आई कैप में भी प्लस आई कैप होगा कि माइनस आई कैप होगा, इससे ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस आई कैप में जाएगा तब भी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा, माइनस आई कैप में जाएगा तब भी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तब भी ग्राउंड के साथ, यानी ए नोट का वैल्यू 0 हो गया तब भी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए सिर्फ वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, एक्स में कितना भी हो, चाहे एक्स में प्लस आई कैप में हो चाहे माइनस आई कैप। तो ये हमने पहला चीज पता लगाया कि वेज बी का एक्सेलेरेशन यदि होगा तो सिर्फ आई कैप में होगा, यदि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में रहता है। तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए वेज बी का एक्सेलेरेशन इस तरह का होना चाहिए। लेकिन अब इसको किसके साथ भी कांटेक्ट में रहना है, ए के साथ भी कांटेक्ट में रहना है, ये भी तो बोला है। तब हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे डीआरसी इन बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि बी को ए के साथ भी कांटेक्ट में रहना है। तो क्या बोलेगा डीआरसी, डीआरसी बोलेगा भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी मस्ट बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग ए और बी का एक्सेलरेशन भी सेम होना पड़ेगा। तो ए और बी का कॉमन नॉर्मल किधर होगा, ये ए और बी का कॉमन सरफेस है, इसके 90 डिग्री एंगल पे ये जो लाइन है दिस इज द कॉमन नॉर्मल किसका, ऑफ ए एंड बी। तो बी को यदि ए के साथ भी कांटेक्ट में रहना है तो इस डायरेक्शन में ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में सबसे पहले ए का एक्सेलरेशन निकाले, इसको एक बार आगे ले जाता हूं। सबसे पहले ए का एक्सेलरेशन निकाले, तो ए ब्लॉक कैसे रखा था, ए ब्लॉक रखा था इस तरह से, दिस इज द ब्लॉक ए, दिस इज द कॉमन सरफेस ऑफ ए एंड बी एंड दिस इज द कॉमन नॉर्मल।
दिस इज द कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी, जो कि इस कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर था। ए का एक्सेलरेशन कैसे था? ए का एक्सेलरेशन दिया था आपको ऐसे 15 आई कैप 15 और इधर 15 2D में दिया था। तो मुझे ए का एक्सेलरेशन चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों 15 के कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो इस 15 का कंपोनेंट किधर आएगा? इस कॉमन नॉर्मल के लोग नीचे आएगा। कितना आएगा ये कंपोनेंट? ये एंगल कितना दिया था आपको? थीटा, मतलब 37 था, बाद में डाल देंगे। ये थीटा, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो ये भी थीटा। ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? 15 साइन थीटा। वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 साइन थीटा। थीटा कितना था? 37, साइन 37 का वैल्यू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 9। इसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, इस 15 का भी। इस कॉमन नॉर्मल के लोग इस 15 का कंपोनेंट किधर होगा? नीचे तो होगा नहीं, ऊपर होगा, तो इसका कंपोनेंट ऊपर होगा। ये कितना होगा? ये थीटा, ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। ये इसके साथ 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 15 cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू निकालो, तो 15 थीटा 37 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग देखा तो ब्लॉक ए का, ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल था, ये कॉमन सरफेस था, ये कॉमन नॉर्मल था। इसके अलोंग ए के पास दो एक्सेलेरेशन आ रहे हैं, 9 नीचे 12 ऊपर। नीचे 9, नीचे की तरफ 9 है, ऊपर की तरफ 12 है, तो नेट किधर होगा? ऊपर होगा। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग ए का जो एक्सेलरेशन है, ए और बी का जो कॉमन नॉर्मल था, इसके अलोंग ए का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, और कितना होगा? कितना होगा? 12 माइनस 9, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस वाज द कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग ए का एक्सेलरेशन आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर बैक जाके दिखा दूं मैं, तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग ए का जो एक्सेलरेशन आया, ये ए था, ये था ए और बी का कॉमन नॉर्मल। तो ए का जो एक्सेलरेशन आया वो आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था कॉमन नॉर्मल। दिस वाज द कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। ए का आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन नॉर्मल के लिए। तो बी का भी कितना आना चाहिए? यदि बी को ए के साथ कांटेक्ट में रहना है, तो बी का भी कितना आना चाहिए? ये बी था, ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, ये था कॉमन नॉर्मल। तो बी का भी कितना आना चाहिए? बी का भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ये तो बोल रहा है डीआर से, बी का भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, तभी बी ए के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा। तो देखते हैं बी का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ पाता है कि नहीं आ पाता। बी का भी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए ना, जबकि बी को ग्राउंड के साथ यदि कांटेक्ट में रहना था, तो हमने ये निकाल लिया था कि बी का एक्सेलरेशन ऐसा होगा। ग्राउंड के साथ भी तो कांटेक्ट में रहना था, तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए बी का एक्सेलरेशन ऐसे होना था, प्लस माइनस ए नोट आई कैप। यानी बी का एक्सेलरेशन है तो नेट एक्सेलरेशन बी का या तो प्लस आई कैप में होगा या माइनस आई कैप। उस बेसिस पे बी का एक्सेलरेशन फाइनल हमने देखा ऐसा हो। लेकिन बी को किसके साथ भी कांटेक्ट में रहना है? ए के साथ भी। तो इसके लिए ए और बी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, ए का जब नेट एक्सेलरेशन निकाला कॉमन नॉर्मल के लोग तो 3 आया, तो बी का भी 3 होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? देखते हैं बी का 3 कैसे क्या होता है। तो हमने क्या किया, बी ये था केस फर्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बी यदि हम मानते हैं ए नोट आई कैप, क्योंकि दो ऑप्शन थे ना, प्लस आई कैप और माइनस आई कैप। यदि बी का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं ए नोट आई कैप, इधर की तरफ प्लस आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी यदि इधर मानते हैं ए नोट, तो क्या बी ए के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा? हमने देखा था बी को ए के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए बी और ए का जो कॉमन नॉर्मल है, ये वाला, दिस इज द कॉमन नॉर्मल ऑफ ए एंड बी। इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग बी का एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? देखो जरा, किधर होना चाहिए बी का एक्सेलरेशन? ऊपर। कितना? 3 होना चाहिए। क्या अब आप बताओ, क्या इस डायग्राम से यदि बी का एक्सेलरेशन इधर है
तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग क्या इसका कंपोनेंट ऊपर हो पाएगा? नहीं। ये एंगल यदि थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, बी के एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट तो नीचे होगा, ए नोट साइन थीटा। यदि बी का एक्सेलेरेशन ऐसा रहा प्लस ए नोट आई कैप, तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के अलोंग बी का एक्सेलेरेशन नीचे होगा, जबकि ए का किधर है? ए का किधर है? ऊपर। ए ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा, कंटेक्ट लूज हो जाएगा, कंटेक्ट रह नहीं पाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया है? इसका मतलब बी का एक्सेलेरेशन, यदि बी को ए के साथ कंटेक्ट में रहना है तो बी का एक्सेलेरेशन प्लस ए नोट आई कैप तो हो ही नहीं सकता। तब दूसरा केस आता है, दो ही तो केस बचे थे। केस सेकंड, यदि बी का एक्सेलेरेशन हम बोल दे, एक्सेलेरेशन ऑफ बी यदि हम बोल दे कि माइनस ए नोट आई कैप, तब क्या बी ए के साथ कांटेक्ट में रह पाएगा? देखते हैं। ये बी था, ये ए और बी का कॉमन नॉर्मल। यदि आप बोल रहे हो कि बी का एक्सेलरेशन माइनस ए नोट आई कैप है, मतलब बी का एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ए नोट माइनस आई कैप में दिखा दिया। अब तो हो पा रहा है। अब यदि बी को ए के साथ कांटेक्ट में रहना है तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग बी के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट किधर आ रहा है? ऊपर आ रहा है। ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि ए का भी ऊपर आ रहा था। ये एंगल क्या है? थीटा। तो जेड शेप में एंगल बराबर ये भी थीटा। ये आपका 90 था तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। इसका कंपोनेंट कितना होगा? ए नोट साइन थीटा। यदि बी का एक्सेलरेशन ऐसे था, यदि बी का एक्सेलरेशन इस तरह से है, इधर ए बी जो कि ए नोट हमने माना, तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग इसका एक्सेलरेशन आ रहा है ए नोट साइन थीटा। लेकिन हम जानते हैं बी को ए के साथ कांटेक्ट में रहना है तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग बी का एक्सेलरेशन आना कितना चाहिए? 3। डायरेक्शन तो आ गया ऊपर ही। जब बी का एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में हुआ तो डायरेक्शन तो ऊपर ही आ गया, लेकिन इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यदि मैं बोलूं इफ बी वांट्स टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ ए, तो क्या होना चाहिए? ए नोट साइन थीटा, जो बी का एक्सेलरेशन आया ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, वो ए का जितना एक्सेलरेशन आया था 3 उसके बराबर होना पड़ेगा। तो ए नोट थीटा कितना है आपका? 37। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/5 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए नोट इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। यानी बी का एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5। तो आंसर क्या आ गया? कि आंसर आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होना चाहिए? ए नोट का वैल्यू 5 पुट कर दो, -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यदि होगा। यदि बी माइनस आई कैप में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चले तो वो ए के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करेगा और ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आया तो यस लिख दो एक बार। हमने पहले बी का ग्राउंड के साथ डीआरसी लगाया, तो बी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहना है तो बी का या तो नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए या बी को सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चलना चाहिए। अब एक्स में भी 2 ऑप्शन थे, या तो प्लस आई कैप या माइनस आई कैप। हमने दोनों ऑप्शन ले लिया। हमें समझ में आ गया कि बी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रहना है तो बी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? हमने मैग्नीट्यूड मान लिया ए नोट, तो प्लस माइनस ए नोट आई कैप, या तो प्लस ए नोट आई कैप में हो गया माइनस ए नोट आई कैप होगा। अब ए नोट का वैल्यू कितना होना चाहिए? ग्राउंड के साथ बी को कांटेक्ट में रहना है तो ए नोट का वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? बी को ए के साथ भी कांटेक्ट में रहना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? अब ए नोट का एक स्पेसिफिक वैल्यू होना पड़ेगा यदि ए के साथ भी कांटेक्ट में रहना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? ए और बी के बीच में डीआरसी लगा दी कि ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो बी पहले ए का एक्सेलरेशन निकाला ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग, तो अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो बी का भी 3 होना पड़ेगा। तो जब बी का एक्सेलरेशन प्लस ए नोट आई कैप माना तो हमने देखा कि बी और ए के कॉमन नॉर्मल के लोग बी का एक्सेलरेशन ऊपर नहीं नीचे आ रहा है, जबकि ए तो ऊपर जा रहा था, ए ऐसे जा रहा था, बी ऐसे जाएगा तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि बी का एक्सेलरेशन यदि प्लस ए नोट आई कैप हुआ तो बी ग्राउंड के साथ तो कांटेक्ट में रह जाएगा लेकिन ए के साथ नहीं रह पाएगा।
तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, माइनस ए नोट आई कैप। माइनस ए नोट आई कैप में बी का एक्सेलेरेशन माना, बी का एक्सेलेरेशन माना माइनस ए नोट आई कैप, तो ए और बी के कॉमन नॉर्मल के लोग बी के एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट ऊपर ही हो गया। तो ए बी कॉमन नॉर्मल के लोग ऊपर जा रहा था, बी भी जा रहा था। तो अब बी ए के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रह सकता है, लेकिन कब, जब इसका वैल्यू कितना हो जाए, 3 हो जाए, तब, क्योंकि ए भी 3 से जा रहा है, बी भी 3 से जाए, तो हमने इसका वैल्यू 3 पुट करके ए नोट का वैल्यू निकाल लिया। समझ में आ गया सबको? तो ये था आपका डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, यानी रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट हमने पूरा खत्म कर दिया, सिंगल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया, डबल रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो तब के लिए टाटा बाय बाय अलविदा। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपकी ये फ्री क्लासेस लेने के लिए। हमारा मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करवाओ। दिस इज ओनली आवर मोटिवेशन। ओके, तो टाटा बाय बाय।